मेरी मम्मी हॉस्टल में खाना बनाती थी। पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सब कुछ खो दिया था अपना। बोलते थे कि हाँ देख लेंगे हम, तू क्या कर लेगा, देख लेंगे क्या करवा लेगा, अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है। और उन चीज़ों से मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने सोचा कि मैं मर जाती हूँ इससे। मैंने उस टाइम पे अपनी नस वगैरह काट ली कि अभी मुझे नहीं जीना है। और मैंने ब्लड से एक पेपर पे लिखा था कि मुझे डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है क्योंकि जो इस गाने के शब्द हैं, मुझे लगता है ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ का काम करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ सिमरन शर्मा। मेरे गेम की शुरुआत बचपन से ही शुरू हो गई थी वैसे तो स्कूल गेम से। मैं एक सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। 9th क्लास में थी मैं जब से मैंने गेम स्टार्ट किया था। पहले नॉर्मल करती थी गेम को, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था, इतना बड़ा सपना नहीं था कि कुछ इतना बड़ा करूँगी या ओलंपिक खेलूँगी। उस टाइम सिर्फ़ बचपन में शुरू करा था। लोग बोलते थे कि तुम्हारे अंदर बहुत स्पीड है, तुम अच्छा कर सकती हो। तो अ, मैंने भी बोला चलो ठीक है। मैं स्कूल गेम्स में जाती थी पर उस टाइम तक नॉर्मल तरीके से मैं करती थी, कभी इतना बड़ा कुछ सोचा नहीं था। मेरी मम्मी-पापा मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि ठीक है, कुछ तो कर रही है। और क्योंकि मेरी आँखों में प्रॉब्लम थी, वो उनको भी पता था। कॉन्फिडेंस नहीं था किसी भी चीज़ को लेके, डरती थी हर चीज़ों से। कुछ रिश्तेदार, आस-पड़ोस वाले चिढ़ाते थे कि ये कह के कि किधर देख रही है, किधर बात कर रही है, उँगलियाँ दिखाते थे कि ये कितनी उँगली है। तो मतलब मुझे लगता है उन चीज़ों से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और मेरे को प्रॉब्लम बाय बर्थ ही थी क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, 6 एंड हाफ मंथ की डिलीवरी हुई थी। तो ये प्रॉब्लम बचपन से ही थी और बचपन में मैं चश्मा लगाती थी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो मतलब चश्मे से कुछ हो नहीं रहा था, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है थोड़ा बड़ी हो जाने दो इसको क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अभी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद डॉक्टर को दोबारा दिखाया तो उन्होंने बोला कि मतलब इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हैं। और मतलब मैं किसी भी चीज़ को ढंग से देख नहीं पाती, मैं किसी भी चीज़ को फ़ोकस नहीं कर पाती। मैं कुछ भी चीज़ मुझे साइड से ज़्यादा दिखती है और मैं सीधा देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर एक दिन हमारे स्कूल में टीचर थी, प्रिंसिपल थी हमारी, वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं करती थी। वो कहीं न कहीं मुझे नापसंद करती थी शायद मेरी आँखों की वज़ह से क्योंकि हमें एक परफ़ेक्ट इंसान पसंद होता है। तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो मुझे शायद इसलिए पसंद नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने मेरा एक गेम में से सिलेक्शन काट दिया था कि नहीं इसको नहीं भेजना है। तो उस टाइम पे वो स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन था और वो स्टेट लेवल का स्कूल स्टेट था। और वो स्कूल स्टेट लेवल मेरे लिए उस टाइम पे इतना बड़ा था, मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे। और उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया था, फिर मैं मम्मी को लेके गई थी उनके घर पे, प्रिंसिपल के घर पे। और लिटरली मेरी मम्मी ने उनके मतलब बैठ के वो रोई थी वहाँ पे, उनसे माफ़ी माँगी थी कि आप इसको भेज दो और आप जैसा कहोगी वैसा करेगी। उन्होंने बोला कि तुम्हारे सर्टिफ़िकेट पे ब्लैक मार्क लगा दूँगी, पता नहीं कुछ-कुछ धमकी दी। तो वहाँ से एक दिल में आग लगी थी कि हाँ, मुझे कुछ करना है क्योंकि वहाँ पे मेरा मेडल नहीं आया था स्कूल स्टेट में। और कहीं न कहीं मोरल बहुत डाउन हो गया था पर एक आग लग गई थी उस टाइम दिल में कि हाँ, अब मुझे कुछ करना है। तो मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी। वहाँ पे हमारे घर के पास ही स्टेडियम है तो मैंने वहाँ पे जाना शुरू करा और नॉर्मल अपने दोस्त लोगों के साथ प्रैक्टिस शुरू करी। तो मैं सीधा 1 साल बाद गई थी वहाँ पे दोबारा स्कूल स्टेट खेलने के लिए और मेरे वहाँ पे 5 मेडल आए थे। तो वो बोलते हैं ना कि एक मेडल आ जाए तो शुरुआत हो जाती है। अगर आपको जीतने की आदत लग जाए ना, तो वो बहुत गंदी लत होती है, वो छूटती नहीं है फिर। और फिर आगे आप जीतते ही जाओगे, अगर आप एक बार जीतोगे। अगर आपको आदत लग गई ना जीतने की, तो आप जीतोगे आगे। तो वो मुझे लगता है वो मुझे आदत लगी थी और वो मैम ने जो मेरे साथ किया था, वो मेरी ज़िंदगी में एक अलग मोड़ लेके आया था। वो अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। ऐसे लोग हमारी लाइफ़ में बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमें डिमोटिवेट करें। क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे ना, तो शायद हम कामयाब नहीं हो पाएँगे। तो वो बहुत बड़ा मोड़ था मेरी ज़िंदगी में। अगली बार जब मैं खेलने गई तो मेरे 5 गोल्ड मेडल आए।
100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, रिले। तो वहाँ पे से हमारे स्कूल में 5,000 बच्चे थे, तो उन 5,000 बच्चों के सामने खड़े करके उनकी मजबूरी थी वो, कि उनको मुझे सम्मानित करना पड़ा। तो उन्होंने 5,000 बच्चों के सामने मुझे खड़ा करके सम्मानित करा और बोला कि मैं चाहती हूँ कि ऐसी और भी सिमरन हो। तो वो एक एक जीत थी मेरे लिए, बहुत बड़ी जीत थी। मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी हुई कि हाँ, शायद आज मैंने कुछ कुछ किया है मैंने। और वो जीत की आदत मुझे लगता है मुझे वहीं से ही लगी थी। फिर मैंने धीरे-धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी शुरू करी। तो अगर मैं अपने घर की बात करूँ, तो मेरी मम्मी हॉस्टल में खाना बनाती थी और मेरे फादर बीमार थे। तो मैंने अपने फादर को 15-20 साल बीमार ही देखा है और मतलब बहुत दर्द में देखा है उनको, तो बहुत दुःख होता था उनको देख के कि मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा मेरे मेरे पापा ऐसे क्यों हैं? सबके फादर इतने अच्छे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। बहुत मन करता था कि मैं भी अपने पापा के साथ घूमने जाऊँ, पर कभी ये सब चीज़ पूरी नहीं हो सकी। शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वज़ह से भी था ये, क्योंकि जो खर्चा होता था वो सारा मेरी मदर ही करती थी, हम 3 बहन-भाई थे। तो मेरी मम्मी ही सब चीज़ चलाती थी, हमारी पढ़ाई का, घर का, बाहर का, सब चीज़ मेरी मम्मी देखती थी और पापा का ध्यान रखना। तो एक पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे कोच ने मेरे से बोला कि तुम्हें ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे और मतलब चीज़ें बताई काफ़ी सारी, ड्राई फ्रूट्स खाओ, जो चीज़ मतलब हमारे लिए तो ड्राई फ्रूट्स बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि अरे कैसे काजू बादाम कैसे लाएँगे? तो वो डाइट होती थी। तो मैंने मम्मी को आके बताया कि कोच ने बोला है कि बादाम खाने हैं, ये करना है। तो मम्मी ने उस टाइम पे मेरे से बोला कि बेटा ये अमीरों का गेम है, मुझे लगता है कि हम कर नहीं पाएँगे इसके आगे, तो तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। क्योंकि मुझे उस टाइम की बात याद है, मेरी फ़ीस भी 2-2 3-3 महीने लेट जाती थी, जबकि मैं एक सरकारी स्कूल में थी और सरकारी स्कूल में ज़्यादा फ़ीस होती नहीं है। तो वो बहुत बहुत ही मुश्किल समय था मेरे लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि मैं स्कूल की फ़ीस तक नहीं दे पा रही थी और हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए होता है कहीं न कहीं एक लेवल पे आने के बाद। तो मुझे भी स्पोर्ट्स करने के लिए उस टाइम एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ही था। और फिर मतलब जिस स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करती थी, उसी स्टेडियम में ही मैं गज्जू से मिली, मेरे हस्बैंड। तो वहाँ से एक एक और नया मोड़ आया मेरी लाइफ में। हम दोनों दोस्त थे शुरू-शुरू में और वो मुझे मोटिवेट करता था इन चीज़ों को लेके कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर बहुत स्पीड है और उसको भी कहीं न कहीं पता था कि हाँ, प्रॉब्लम है मेरे अंदर, पर उसने मुझे कभी भी बताया नहीं, कभी भी इस चीज़ को जताया नहीं कि हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और धीरे-धीरे मतलब हमने प्रैक्टिस शुरू करी और जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो उनकी पोस्टिंग थी पंचकुला में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम पंचकुला आके प्रैक्टिस करो, वहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड है। मैंने मम्मी-पापा से परमिशन ली और मैं पंचकुला चली गई। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो एक कोच के अंडर में थी मैं उस टाइम तक। मैंने 6-7 महीने प्रैक्टिस की, वो उन्होंने कुछ ऐसा ख़ास ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर। तो गज्जू ने उनसे एक दिन जाके पूछा कि सर क्या चल रहा है? इसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? तो उसने उसने बोला कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये पता नहीं कैसे-कैसे लोगों को ले आते हो तुम, टेढ़ा तो ये भागती है और कहाँ देखती है, क्या करती है? उन्होंने ऐसा बोला कि तो गज्जू ने बोला कि ठीक है, तो आप बताओ क्या करना चाहिए? तो उसने बोला करना क्या चाहिए? इतना है तो तू करा ले। मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला कोच ने। तो उसने बोला ठीक है सर, आज के बाद मैं ही कराऊँगा। तो उस टाइम पे फिर हमने फैसला कर लिया था कि शादी करनी है। मम्मी-पापा को बताया 2017 नवंबर में हमने लास्ट में शादी की और शादी के अगले दिन ही मेरे हस्बैंड मेरे से बोले कि भई तैयार हो जाओ, जिम जाना है। और वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि अभी मतलब 29 को शादी हुई है और 30 को बोल रहे हैं कि ठीक है तैयार हो जाओ, बहुत हो गए तुम्हारे शौक, अभी ट्रेनिंग करनी है। वहाँ पे मेरे हाथों में मेहंदी लग रही थी और मैं जिम चली गई और मैं जब जिम से वापस आई तो कुछ मुँह दिखाई करने वाले लोग बैठे थे वहाँ पे घर पे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि वो मुझे देख के पहचान नहीं पाए, उन्होंने मेरे से बोला कि बहू कहाँ पे है? तो मैं थोड़ा मुस्कुराई और मैंने बोला कि मैं ही हूँ। तो
वो बड़ी मतलब वहाँ से उनके लिए बड़ी वो शॉकिंग न्यूज़ थी कि मतलब इसकी शादी हुई है कल और आज ये ट्रेनिंग करने चली गई। फिर वहीं से ही मेरी एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग शुरू हो गई थी शादी के अगले दिन से ही, और स्ट्रगल भी वहीं से ही शुरू हो गया था। जैसे कि मैं घर पे थी तो रिश्तेदार बोले कि भई घूँघट करेगी बहू। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, घूँघट तो नहीं करेगी ये, क्योंकि ये इसको तो ओलंपिक खेलना है, और जब ये वहाँ पे छोटे कपड़े पहन के भागेगी तो क्या तुम इसे टीवी में देखोगे नहीं? तो वो ओलंपिक सुन के एक बार मैं भी हँसी कि मतलब इतनी बड़ी बात ओलंपिक, मैंने सोचा भी नहीं कभी कि ओलंपिक खेलूँगी मैं, और इसने इतने छोटे शब्दों में बोल दिया कि ये ओलंपिक खेलेगी। तो मैंने मैंने उस बात को हँस के टाल दिया कि अरे मज़ाक करता है, ओलंपिक कोई इतनी छोटी चीज़ थोड़ी है कि मैं ओलंपिक खेलूँगी। और क्योंकि मुझे पता था कि आज तक कोई भी लड़की रेस में आज तक गई नहीं है इंडिया से ओलंपिक, पैरालंपिक। तो वो मेरे लिए मतलब वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ थी, पर मुझे पता नहीं था कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, चलते-चलते ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। और मैं एक दिन ओलंपियन बनी, और मतलब फर्स्ट फीमेल बनी मैं कि मैंने पैरालंपिक क्वालीफाई करा, पर वो साल मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए वो। चारों तरफ से मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे उस टाइम पे, और मेरे हस्बैंड सब कुछ लगा चुके थे मेरे ऊपर अपना, और उनकी जितनी सैलरी आती थी उन्होंने लोन ले लिया था, एक प्लॉट देख दिया था मेरी ट्रेनिंग के लिए, मुझे बाहर भेजने के लिए। और वो टाइम बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और उस टाइम पे वो चिकनगुनिया चला था, और मुझे चिकनगुनिया हो गया था, मेरी हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई थी। मुझे कहीं न कहीं ये भी दुःख था कि मैं अपने पापा के लिए कुछ कर नहीं पा रही, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे, तो मैं चाहती थी कि मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आए और मैं उनका इलाज करा पाऊँ। पर मैं वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप गई, और मैंने हीट में क्वालीफाई कर दिया था, और फाइनल तक मैं इतना प्रेशर में थी, इतना मतलब डिप्रेशन में थी कि अगर मेरा यहाँ पे मेडल नहीं आया, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो मेरे पापा चले जाएँगे। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, और मैं जब ब्लॉक पे बैठी थी, तो मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि अगर उनको कुछ हो गया तो घरवाले मुझे बताएँगे नहीं कि पापा को कुछ हो गया है। और मैंने वहाँ पे उनकी क्लैप की आवाज़ आई, मतलब गन की आवाज़ आई जो स्टार्ट देते हैं, और मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरे दिमाग में सिर्फ़ पापा चल रहे थे उस टाइम पे। जैसे ही रेस मैंने हीट्स में लगाई थी क्वालीफाई करने के लिए, फाइनल्स में उतने पे मेडल गया था, और मैं वहाँ पे मेडल आउट हो गई थी। मैं इवेन सबसे लास्ट थी मैं वहाँ पे। मैं सिर्फ़ बाहर आके रो रही थी कि अब मैं अपने पापा को नहीं बचा पाऊँगी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि पापा की ₹50 की दवाई आती थी, और मैं उनके लिए वो दवाई नहीं ला पा रही थी, ₹50 की दवाई। और उस टाइम पे मेरे पापा का मेरे पास फ़ोन भी आया था, और उन्होंने मेरे से पहली बार कुछ चीज़ माँगी थी कि बेटा, मेरी आँखें जा रही हैं, और मुझे लगता है मेरे को चश्मा लगाना चाहिए, और मैं अंधा होके नहीं मरना चाहता, तो तू प्लीज़ मेरा चश्मा बनवा दे। तो वो टाइम मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी उस टाइम पे। उ उन सब चीज़ों ने मिलके मुझे तोड़ दिया था कि शायद इन सब चीज़ों की वजह मैं ही हूँ, और मैंने उस टाइम पे ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं मर जाऊँ इससे अच्छा तो, और इन सब की कम से कम दिक्कत दूर होंगी, कुछ टाइम रोएँगे मेरे लिए, पर इन सब की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएँगी। और हम उस टाइम पे आर्मी क्वार्टर में रहते थे, वहाँ पंचकुला में ही, और मैंने उस टाइम पे अपनी नस वग़ैरह काट ली कि अभी मुझे नहीं जीना है। इस मतलब मैं टूट गई थी उस टाइम पे बुरी तरह, और मैंने अपने ब्लड से लिखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सब कुछ खो दिया था अपना, वो उस टाइम पे वो सबका बुरा था, सब बोलते थे कि हाँ, देख लेंगे हम, तू क्या कर लेगा, देख लेंगे क्या करवा लेगा, अपनी वाइफ़ को कौन गेम कराता है। मतलब 50 चीज़ें थी, और उन चीज़ों से मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने सोचा कि मैं मर जाती हूँ इससे अच्छा। और मैंने ब्लड से एक पेपर पे लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। क्योंकि वो शक्ति शायद उसने ही मेरे अंदर लाई थी कि मुझे कुछ करना है, उसने ही मुझे खड़ा किया था कि मतलब मेरे इतने बड़े ड्रीम नहीं थे, मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि मैं ओलंपिक चली जाऊँगी, या मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जाऊँगी, या मैं एक दिन मेडलिस्ट बनूँगी। ये मेरे सपने के ऊपर वाली चीज़ें थी, जो बंदा कभी सोचता नहीं है और वो कर दिया हो। तो एक वो सपोर्ट थी, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम पे मैंने लिखा फिर कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, और मैं बेहोश हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी से आया, उसने मुझे देखा,
और फिर मतलब पानी-वानी छिड़का मेरे मुँह पे, मुझे उठाया। फिर उसने मुझे चाँटा मारा एक कि मतलब तुम ऐसे कैसे हार सकती हो? वी आर सोल्जर्स, हम हारते नहीं हैं, या तो हम शहीद होते हैं या मतलब उसने मुझे ऐसे समझाया बहुत। फिर उसके बाद मैंने दोबारा शुरू करा, मतलब बहुत मुश्किल था वो टाइम, पर दोबारा शुरू करा और हमारे पास एक लेटर आया कि यू आर ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर टोक्यो 2020 गेम्स। वो मेरे लिए एक सपने की तरह था कि अब मैं मतलब ओलंपिक जाऊँगी और शायद मैं अब पापा के लिए कुछ कर पाऊँ। पर उस टाइम तक कहीं न कहीं मुझे भी समझ आ रहा था कि अभी कुछ हो नहीं सकता, पर एक उम्मीद थी कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ। और उस टाइम पे मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे, हालत उनकी बहुत ज़्यादा खराब थी। और 2-3 दिन बाद ही उधर से खबर आ गई कि पापा नहीं हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे याद है। मैं खाना खा रही थी, मैं हँस रही थी और मैं शमशान घाट गई। मेरे लिए रोक के रखा था उन सब, मतलब मेरे पापा को रोक के रखा था क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी ये कि मैं उनसे लास्ट टाइम ज़रूर मिलूँ। वो मतलब मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। जब वो मतलब जैसे लेटे रहते थे तो मेरी फ़ोटो उनके बराबर में रहती थी। तो एक बेटियाँ बाप का एक सॉफ्ट कॉर्नर होती हैं, तो मैं वही थी उनके लिए। और मैं उस टाइम पता नहीं, मैं रो नहीं पाई उनके लिए, मैं गई, सब रो रहे थे, मेरे को देख के रोना नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा कुछ हो गया है। मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मैं घर पे फ़ोन करके पूछती थी पापा कैसे हैं? जबकि पापा थे नहीं। फिर उसके बाद ऐसे 6 महीने चला और मेरा ओलंपिक का टाइम था, कोविड का टाइम था वो। मुझे कोविड भी हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कहीं न कहीं यही चीज़ थी कि मैं मतलब मेरा माइंडसेट नहीं था चीज़ों को लेके, इसलिए मेरे साथ चीज़ें गलत हो रही थी, मेरा बॉडी वीक हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक दिन गज्जू से बोला कि मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और मुझे सपने दिखाई देते थे कि मैं पापा को लेके जा रही हूँ, पापा को सही करा रही हूँ या उनको दवाई करा रही हूँ। ऐसे सपने दिखाई देते थे डेली। मैं प्रैक्टिस पे फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ भी चीज़ नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी उस टाइम पे, साईं के साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। तो उन्होंने मुझे समझाया, मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट चला 2-3 दिन और फिर उन्होंने मुझे बहुत रुलाया वहाँ पे। मैं बहुत रोई वहाँ पे बैठ के अकेले रूम में और मेरे को मतलब गज्जू चुप करा रहा था तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसको रोने दो। वहाँ से मेरा पहले रोना बंद हो गया था, वहाँ से मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ, पापा नहीं है अभी। उसके बाद से मुझे सपने दिखने बंद हुए। मैं कम से कम 3-4 दिन तक रोई कि अभी नहीं है वो। मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी। पहले शायद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अ, मुझे ऐसा लगता था पापा हैं, मैं भूल जाती थी। उसके बाद सब चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक होने लगी और मैं दोबारा से प्रैक्टिस पे फ़ोकस कर पाई। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा टाइम मतलब और किसी की लाइफ़ में भी आ सकता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, तो टूटना नहीं चाहिए। आप खड़े रहो, डटे रहो, कोई ना कोई तो आपके साथ, जैसे मेरे साथ मेरा हस्बैंड है, आपके साथ भी कोई ना कोई होता है क्योंकि अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। तो शायद उस इंसान को लेके आपको करना है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी, मैंने सोचा मैं अपने आप को ख़त्म कर देती हूँ। ये सॉल्यूशन नहीं होता। हर चीज़ मतलब दुःख के बाद खुशी ज़रूर आती है। फिर धीरे-धीरे गेम स्टार्ट करा, मैं टोक्यो में खेलने गई, पर मेरे को उस टाइम पे इंजरी थी और 2 बार मुझे कोविड हो चुका था। तो वहाँ पे मैंने फिर भी सीज़न बेस्ट किया, मेरे को खुशी थी उस चीज़ की कि मैंने अच्छा किया है, पर हो बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब डिमोटिवेट आपको करते ही करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे एक ग्रुप में मैसेज आया था, ओलंपिक का ग्रुप था वो। उसमें एक कोच ने मैसेज किया था कि ये कैसा भागती है, जो मतलब मछली की तरह भागती है, इसको भागना नहीं आता, इसको बोलो ये गेम चेंज करे। क्योंकि उस टाइम पे टोक्यो में मेरी लाइन चेंज हो गई थी भागते-भागते, ट्रैक चेंज हो गया था, वो भी मेरी आईज़ की वज़ह से हुआ था क्योंकि मैं फ़ोकस नहीं कर पाती किसी चीज़ पे और लाइन टेढ़ी थी तो मैं उसमें ऐसे ही भाग गई और मेरा लाइन चेंज हो गया। फिर मैंने अपनी लाइन दोबारा चेंज करी और अपनी लाइन में वापस आई और मैंने वहाँ पे अपनी सीज़न बेस्ट रेस लगाई, पर मेडल नहीं था मेरा वहाँ पे। उसके बाद उस कोच ने मैसेज किया कि इसको भागना नहीं आता और इसको इवेंट चेंज कराओ, तो बहुत दुःख हुआ।
पर फिर मतलब मुझे समझाया कि तुम्हें ना वो मुँह से जवाब नहीं देना, तुम्हें कुछ करके जवाब देना है। तो वहाँ से मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, अभी आगे करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में जो आपको डिमोटिवेट करें और आपको नीचा दिखाएँ, क्योंकि शायद कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। उसके बाद 2023 में मेरे को दोबारा से इंजरी हुई, क्वाड्स मसल्स में 5 सेंटीमीटर का गैप आया। मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे थी। जब मैंने ट्रायल दिया था मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे थी, और जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप गई, तो मेरे को ब्लॉक स्टार्ट लेते हुए इंजरी हो गई। इंजरी वो बहुत बड़ी थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर्जरी होगी। पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने फैसला किया था कि नहीं, सर्जरी सर्जरी नहीं करानी, क्योंकि 3 महीने बाद एशियन गेम्स थे, और वो मेरे लिए सपना था कि मैं एशियन गेम जाऊँ और मेडल जीतूँ। मैंने उसके लिए पिछले 5 साल से मेहनत की थी, और मैं वहाँ पे मतलब फिर हम मुंबई गए एक डॉक्टर को दिखाने के लिए, और उन्होंने बोला कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम बहुत खुश हुए, जैसे मतलब जैसे भगवान मिल गया हो हमें। उसके बाद हम वापस आए और एशियन गेम्स गए, और एशियन गेम में जाने के बाद मेरे 2 सिल्वर मेडल आए। तो फिर मेरे एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल आए, उसके बाद हम धीरे-धीरे चले और हमने अपनी सारी कमज़ोरियों पे काम किया, और फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रायल दिया, वहाँ पे मेरी 5th रैंक थी, और उसके बाद हम वर्ल्ड चैंपियनशिप गए, और वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मेरा सबसे बड़ा जो सपना था वो ये था कि तिरंगा बीच में आए और हमारा राष्ट्रीय गान बजे। मैं उस सपने को फ़ील करती थी। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना शायद यही होता है, सबसे आखिरी चीज़ यही होती है कि राष्ट्रीय गान बजे, क्योंकि राष्ट्रीय गान सिर्फ़ गोल्ड मेडल पे बजता है। और मैं उस सपने को फ़ील करती थी प्रैक्टिस करते हुए, और वहाँ पे मैं फ़ील कर रही थी, मैं सिर्फ़ रो रही थी उस टाइम पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ हो गई है। क्योंकि वो मेरे लिए एक सपने की तरह था कि मेरा वर्ल्ड वर्ल्ड में जाके गोल्ड मेडल आए, मतलब कि आप दुनिया के पहले इंसान बन जाओ। और सब कुछ ऐसे ही आगे अच्छा चलता रहा और मैं इंजरी फ्री रही, तो हम पक्का अपने देश के लिए दोबारा मेडल लेके आएँगे, और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने फ़ील करी है, क्योंकि वो सबसे प्राउड मोमेंट होता है जब आपका राष्ट्रीय गान बजता है। उस टाइम पे आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो पूरा देश फ़ील करे।